नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे हैं। पार्टी नेताओं के साथ वह 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन करेंगे। तो वहीं भूपेंद्र सिंह चौधरी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बने करीब 4 महीने हो गए हैं। निकाय चुनाव भी टल गया है। ऐसे में भूपेंद्र चौधरी की नई टीम को लेकर विचार विमर्श भी हो सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के दौरे के क्या है मायने और बीजेपी की क्या है अगली तैयारी, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। नए साल का आगाज हो चुका है और इस नए साल के आगाज के साथ ही बीजेपी उत्तर प्रदेश में मिशन 2024 के मंथन में जुट गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष 2 दिवसीय दौरे पर आज लखनऊ पहुंचे हैं। लखनऊ दौरे के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा कर खाका खींचने का काम करेंगे। इस दौरान बीएल संतोष प्रदेश पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों, मोर्चों के अध्यक्षों और जिला अध्यक्षों के साथ अलग अलग बैठक करेंगे। दरअसल यूपी में बीजेपी के सामने नगर निकाय चुनाव के रूप में बड़ा लक्ष्य है, लेकिन ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के बाद पार्टी के स्टैंड को देखते हुए अभी उसमें समय लगना है। ऐसे में बीजेपी शहरी निकाय चुनाव पर मंथन के साथ ही साथ 2024 के फाइनल परीक्षा की तैयारी में जुट जाना चाहती है। और इतना ही नहीं, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की टीम का गठन भी होना है, जिसकी अगुवाई में 2024 के चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रदेश संगठन को लेकर भी मंथन किया जाना है। बता दें कि जनवरी में ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का यूपी दौरा होना है, लेकिन उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी में किसी तरह का कोई जोखिम नहीं लेना चाहती, क्योंकि बीजेपी यहीं से जीतकर देश की सत्ता के सिंहासन पर काबिज हुई है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 2014 में बीजेपी गठबंधन ने 73 और 2019 में 64 सीटें जीती थी। ऐसे में बीजेपी ने 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप का टारगेट रखा है, जिसको लेकर पार्टी की नजर खासकर उन सीटों पर है जहां पर 2019 में उसे हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी 16 हारी सीटों में से 2 सीटें उपचुनाव में जीत चुकी है और उसकी नजर उन 14 सीटों पर है जहां पर विपक्षी दलों का सांसद है। पार्टी की योजना 2024 के चुनाव में सभी 80 की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में बीजेपी की रणनीति उन 14 सीटों को लेकर तैयार होनी है जहां पर अभी पार्टी के सांसद नहीं है, बल्कि विपक्ष का कब्जा है। बीएल संतोष के दौरे में इन सीटों के लिए भी रूपरेखा तैयार हो जाएगी। इन सीटों का जिम्मा पहले से ही केंद्रीय मंत्रियों के हाथों में है और उनकी मॉनिटरिंग शीर्ष नेतृत्व पर की जा रही है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी अपने दौरे पर इसकी समीक्षा करेंगे। बता दें कि पार्टी की यह बैठक मिशन 2024 के लिए रोड मैप तैयार करने की दिशा में पहला कदम माना जा रहा है। न्यूज डेस्क, इंडिया वॉइस। तो भारतीय जनता पार्टी की यह बैठक हो रही है और बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। आने वाले चुनावों को लेकर के रणनीति बनाई जाएगी और इसमें निकाय चुनाव शामिल हैं, एमएलसी के चुनाव होने हैं और इसके साथ ही 2024 को लेकर के भी अभी से ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। मुद्दे पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सक्रियता बनाती नजर आ रही है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। एसएन सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। एसएन सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। दिलीप यशोधन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिलीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। और कपिल श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कपिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। सबसे पहले एसएन सिंह जी, आपका रुख करेंगे। किस तरीके की रणनीति और आज की बैठक कितनी महत्वपूर्ण आप मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, और कौन कौन से मुद्दे हैं वो आपसे जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि जिन मुद्दों पर आज बीजेपी चर्चा करेगी? देखिए, किसान, जवान, पहलवान कोई भी हो, जो जैसी तैयारी करता है उसकी वैसी भागीदारी होता है। कोई लड़का अगर विद्यार्थी है, अगर उसको अच्छे अंक पाना है तो निश्चित तौर पे उसकी तैयारी अच्छी होती है, तो उसको एक अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और जो अंत्योदय की परिकल्पना को लेकर चलती है, आज संगठन की 2 दिवसीय बैठक उत्तर प्रदेश में पड़ेगी। आदरणीय बीएल संतोष जी के नेतृत्व में जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है उसमें शामिल है
और हमारे जो प्रदेश प्रभारी श्री राधे मोहन सिंह साहब उसमें शामिल हैं, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, आदरणीय प्रदेश की महामंत्री धर्मपाल सिंह साहब उसमें शामिल हैं, और हमारे मुख्यमंत्री जी ढेर सारे पदाधिकारी भी शामिल हैं, जिसमें क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और तमाम जो मोर्चे के पदाधिकारी हैं उनके साथ आज बैठक होनी है। कल मीडिया के साथ बैठक होनी है। तो मुझे लगता है कि ये सभी बैठकों का एक असर होता है। ये देखा जाता है कि हमारी जो सरकार कार्य कर रही है, जो अंत्योदय की परिकल्पना को लेकर सरकार चल रही है, किस तरह से वो जन जन तक उन चीजों को पहुंचाया जाए। और जो कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर इस तरह से फैली हुई कि अपने संगठन को और मजबूत करते हुए, अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए उनको और मजबूत बनाना, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना और नई योजनाओं को बनाना, समय के हिसाब से सूचीबद्ध करना, और जो एक दायित्व सौंपना कि ये इस योजना का कार्यभार फला देखेंगे, इस योजना का कार्यभार फला देखेंगे। तो अगर आप सेना जो अभ्यास करती है वो भी ये समुचित व्यवस्था करती है। किसान को अच्छा उपज प्राप्त करना है तो वो भी अपने खेतों में अच्छे तरह से कार्य करता है। और भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता है, जो जनता की पार्टी है, वो जनता की उम्मीदों पे अगर खरा उतरना है, जनता के बीच में जाना, 24/7 और काम करना। जो राजनीति से जुड़ा व्यक्ति है, अगर वो केवल चाचा भतीजे तक चिंता रहेगा और जातिवाद, क्षेत्रवाद, लेकिन एसएन सिंह जी एक बात यहाँ पर समझना चाहेंगे, आप क्लीन स्वीप का दावा कर रहे हैं, 80 में से 80 सीटों पर कब्जा करने की बात कर रहे हैं, आपने चाचा भतीजे का भी जिक्र कर दिया, तो इसलिए ये सवाल बेहद अहम हो जाता है। मैनपुरी अभी हाल ही में उपचुनाव हुए हैं, वहां पर आखिर कहाँ कमी रह गई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में? देखिए, अगर आप किसी परीक्षा में 99% नंबर पाते हैं तो मुझे लगता है उसको फर्स्ट डिवीजन कहते हैं। और कुछ लोग सहानुभूति और श्रद्धांजलि के नाम पर वोट मांगते हैं। जनता पूर्व की सरकारों की तुलना करती है और वर्तमान की सरकार जो कार्य कर रही है, हजारों ऐसी योजनाएं चल रही है जो जन कल्याणकारी योजनाएं, उसको जनता तक पहुंचाना और लगातार ऐसे कार्य करना। चुनाव तो हार जीत होते रहते हैं, हम एक चुनाव हारे, हम लगातार 2014 से चुनाव जीत रहे हैं। और अभी आप देखिए एक रामपुर जो एक किला कहा जाता था, वो किला ढह जाता है, हम उस पर नहीं जाते, हम अपनी योजनाओं पर जाते हैं। हमारा कार्य क्या है? भारतीय जनता पार्टी की जब प्रदेश में सरकार नहीं थी और देश में भी सरकार नहीं थी, तो हम योजना बनाते थे और उसमें कभी परिवर्तन नहीं है। कभी भी 370 पे भारतीय जनता पार्टी ने कोई समझौता नहीं किया, राम जन्मभूमि पे कभी कोई समझौता नहीं किया, राष्ट्रवाद पे कोई समझौता नहीं किया, विकासवाद पे समझौता नहीं किया। जब हम ऐसे कार्य करते हैं, जो हमारी योजनाएं होते हैं, उसमें हार जीत पीछे छूट जाता है और बाद में जनता अपनाने लगती है। एक समय कहा जाता था भारतीय जनता पार्टी इनकी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी फला की पार्टी है। आज देखिए देश का सबसे बड़ा अगर संगठन कोई है वो भारतीय जनता पार्टी है। क्यों है? क्योंकि आप निरंतर कार्य करते हैं और उन जब कार्य करते हुए जनता के मन को आप जीतते हैं। आज एक पूरा वर्ग, मुझे लगता है कि 2014 के बाद उत्तर प्रदेश का इतिहास और भूगोल बदल गया। चलिए ठीक है, पीछे रह गया, संप्रदायवाद पीछे रह गया, राष्ट्रवाद और विकासवाद को। ठीक, एसएन सिंह जी आते हैं सेकंड राउंड पे आपके पास आएंगे। कपिल जी आवाज मिल पा रही है आपको? कपिल जी आवाज मिल पा रही है आपको? जी आवाज मिल रही है। कपिल जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरी तरह से कमर कस ली है, लगातार बैठक का दौर शुरू हो गया है और ये माना जा रहा है कि न केवल निकाय चुनाव बल्कि एमएलसी के होने वाले हैं चुनाव, उनमें भी, और 2024 की रणनीति अभी से तैयारी करने शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी बिल्कुल शांत नजर आ रही है। बिल्कुल समाजवादी पार्टी शांत नहीं है। हम तो शुरू से ही चुनाव मोड में है। एक मोड खत्म होता है, दूसरा मोड आ जाता है। नगर निकाय के चुनाव में तो इन लोगों ने अपने आप को जायम जोड़ करके पीछे खींचा है। समाजवादी पार्टी ने आज से 3-3.5 महीने पहले ही अपने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी, प्रभारी बना दिया। हम लोगों ने अपने टिकट भी फाइनल कर लिए, लेकिन इनको खूब पता था, इस बात को ये जानते थे कि अगर हम इलेक्शन कराते हैं तो नगर निकाय चुनाव में मुंह की खानी पड़ेगी। क्योंकि अभी रिसेंट हुए उपचुनाव में 7 चुनाव में 5 उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई। हिमाचल प्रदेश के अंदर बुरी तरीके से इनकी पराजय हुई। उसी तरीके से आपने दिल्ली के अंदर एमसीडी में देखा कि इनकी बुरी तरीके से पराजय हुई। तो ये चारों तरफ तो हारने का काम कर रहे हैं ना, तो तैयारी किस बात की? हारने की तैयारी कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी ने अपने आप को पूरी तरीके से नगर निकाय के लिए, चुनाव के लिए तैयार किया था। हम आज भी चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के चुनाव नहीं चाहती थी, इसलिए ऐसा
टिकलिश चीजों को फंसा दिया, जिसको आपको बहुत पहले ही कर लेने की जरूरत थी। हाँ। सुप्रीम कोर्ट की पहले से वर्डिक्ट थी। आप जानते थे, लेकिन बावजूद उसके परिणाम आप भी जानते थे कि हमें तो 6 महीना प्रशासक नियुक्त करना है, ट्रिपल इंजन की सरकार चलाना है और संविधान की धज्जियां उड़ाना है, लोकतंत्र को 6 महीने सस्पेंड करना है। तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अच्छा, 2024 में आप अकेले लड़ेंगे या किसी के साथ मिलजुल करके एक बार फिर से लड़ने का प्रयास करेंगे? देखिए, बहुत सीधी सी बात है, हमारे सामान्य विचारधारा से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं, जो पार्टी हमारे साथ आना चाहेंगे, बिल्कुल उसका वेलकम है। और राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी वर्तमान समय में एक गठबंधन के अंदर है और हम लोग तो मिल करके उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ेंगे। नहीं, ये दो गठबंधन तो ठीक, 2024 की ये दो गठबंधन तो ठीक है श्रीवास्तव जी, लेकिन स्टैंड समझ में नहीं आता है, क्योंकि आप की विचारधाराएं कब किस दिन मिल जाती हैं, किस दिन अलग हो जाती हैं, समझ नहीं आता है। अभी 2 दिन पहले अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक ही हैं, और आज देखिए जो यात्रा निकाली जा रही है राहुल गांधी की तरफ से, भारत जोड़ो यात्रा, उसकी बड़ी तारीफ करते नजर आ रहे हैं और शुभकामनाएं देते नजर आ रहे हैं। ये तो हमने उस दिन भी कहा था। हाँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस दिन भी कहा था कि कांग्रेस से हमारी विचारधारा नहीं मिलती है, लेकिन वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। वो वर्तमान समय में जो निष्ठुर सरकार है, जो आताताई सरकार है, जिसने इस तरीके से डबल डिजिट में महंगाई कर रखी है, जिससे बेरोजगारी कम नहीं हो रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, शिक्षित बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं। ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि सबसे ज्यादा आत्महत्याएं की हैं। तो ऐसी सरकार से बचाने के लिए अगर वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। हम लोग पूरी भावना के साथ उनके साथ हैं। लेकिन जहां तक रह गई समाजवादी पार्टी का सवाल, तो समाजवादी पार्टी तो स्वयं संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ यात्रा पर निकली हुई है, क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से पिछड़ों की आरक्षण की उपेक्षा जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नगर निकाय के चुनाव के तहत की गई, 69,000 शिक्षकों के अंतर्गत की गई और उसमें 4% का आरक्षण दिया गया। और जब इस बात का आईना इन्हीं के द्वारा बनाया गया संवैधानिक संस्था पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने लिखा है, तो उनको इन्होंने हटा दिया। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का चेहरा, जो देश से आरक्षण ही समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, आपके सवालों के जवाब एसएन सिंह जी देंगे। दिलीप जी, आपके पास हम आए, लेकिन उससे पहले चाचा शिवपाल यादव की बाइट एक आई है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, वो सुनवा दे ताकि आप और क्लियर हो जाएंगे और आप भी बताने में थोड़ा सा साफ हो जाएगा और हम भी समझने में थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या चाचा कहना चाह रहे हैं और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो बैठक है उसके मायने क्या होंगे। जो उन्होंने भारत जोड़ो, तो ये अच्छा काम किया है और आगे देखिए हमारे पार्टी का जो भी आदेश होगा तो उस पर हम लोग चलेंगे। कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि विपक्ष के प्रधानमंत्री के चेहरा होंगे राहुल गांधी 2024 में, और किसी दल का नहीं कोई हो सकता है। चलिए, इस पर हम क्या बता सकते हैं। ये तो जब सब लोग बैठेंगे, सभी लोग बैठेंगे, तब इस पर निर्णय लिया जाएगा। 2024 में जो लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे मोर्चे गठन में आपका क्या प्रयास रहेगा? देखिए, जो भी हमें जिम्मेदारी मिलेगी बखूबी से निभाएंगे और सबको जोड़ करके हमारा प्रयास होगा 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाए। मायावती लगातार आरोप लगा रही हैं कि सपा और भाजपा मिली भगत है इन लोगों की और इस तरह से ही ये लोग अपने प्लानिंग से काम कर रहे हैं। अच्छा, पूरा प्रदेश जानता है उनके बारे में, पूरा प्रदेश जानता है वो किससे मिली हैं, किसके लिए काम कर रही हैं, और सब लोग पूरे लोग समझ चुके हैं। अब उनकी बातों में कोई आने वाला नहीं है। तो सुना आपने शिवपाल सिंह यादव को, जो कि कह रहे हैं कि पार्टी का जो दिशा निर्देश होगा उस पर वो काम करेंगे। दिलीप जी, आपसे समझना चाहेंगे, देखिए अभी 2 दिन पहले हमने अभी जिक्र किया कि अखिलेश यादव कह रहे थे कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही हैं, और आज जो है अगर इनके भावार्थों को समझने की कोशिश करें और इनकी बातों को समझने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं पिछले बयान और आज के बयानों में फर्क साफ नजर आ रहा है। योगेश जी, राजनीति में पहले से ये समझिए कोई किसी का नहीं है और सब सबके, क्योंकि कौन किसका है और कौन किसका नहीं है ये निर्भर करता है राजनीति में आने वाली मौकों, जो परिस्थितियां होती हैं, जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जो समय होता है, उस पर निर्भर करता है कि कौन किसका कितना करीबी बनेगा और मतलब के निकल जाने के बाद उसमें किस तरीके से संधि निषेध।
अभी आप चाचा का बयान सुना रहे थे, चाचा कांग्रेस के दफ्तर से बोल रहे थे कि चाचा थोड़े दिन पहले समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलते थे, अब वो समाजवादी पार्टी से जुड़ गए, उनका विलय हो चुका है, तब वो समाजवादी पार्टी की ले 2024 का इलेक्शन है, क्योंकि जो ये जो नजदीकियां पड़ी समाजवादी पार्टी और चाचा की पार्टी से बाईपोल लेकर के बनी, जहाँ पर आदरणीय स्वर्गीय नेता सीट पर जहाँ प्रतिष्ठा का चुनाव हो रहा था, उस चीज को लेकर के गठबंधन बना और वो गठबंधन परिवार के चलते आगे बढ़ रहा 2024 को चले। और अच्छा है, चलना चाहिए, क्योंकि परिवार के लोग क्या करके आपस में गठबंधन करके चले थे तो ये किसी और गठबंधन से कितनी ज्यादा मजबूत, क्योंकि ये लोग एक दूसरे को समझते हैं। समाजवादी पार्टी नींव अगर आदरणीय नेताजी ने डाली तो उसमें कंधा लगाने वाले सिपाही थी और बराबरी से कंधा लगा करके चल रहे थे, लेकिन जिनके कारण थे वो अलग हो गए। और अगर वो नजदीकें सबसे आ जाती हैं तो 24 में ऐसा तो नहीं होगा कि केंद्र में समाजवादी पार्टी सरकार बना देगी, लेकिन ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनौती खड़ी हो जाए, क्योंकि ये चुनौतियों का दौर लगातार चल रहा है। 2022 में भी ठीक है, सत्ता में भारतीय जनता पार्टी बैठी, समाजवादी पार्टी ने बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। और अगर आप राजनीतिक दृष्टि से देखिए तो समाजवादी पार्टी भी बढ़ी और वोट परसेंटेज भी बढ़ा और भारतीय जनता पार्टी घटी। इसके बाद बाईपोल में भी इन्होंने बराबर टक्कर दी और जो चुनाव हुए थे उसके नगर पंचायत वाले उससे भी समाजवादी पार्टी से लड़ी है। तो 2024 में भी समाजवादी पार्टी लड़े, लेकिन अब इनका गठबंधन जो राष्ट्रीय पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस हो जो अन्य क्षेत्रीय पार्टी है, उनसे कितना मजबूत गठबंधन बनता है ताकि केंद्र में सरकार बनाने लायक है। लेकिन ऐसा संभव होना प्रतीत नजर नहीं आता है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी कैसी भी बैठी हुई है, राज्यों में उसकी सरकार है और उसके भी कई सारे अलायंस है जो अपने अपने क्षेत्रों में मजबूत है। तो फिलहाल ये लड़ाई 2024 में मजबूत जरूर होगी, लेकिन सत्ता में कौन बैठेगा ये आने वाला है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का अगर हम जिक्र करें यशवर्धन जी, कि जिस तरीके से अब एक ये छवि बनती नजर आ रही है और आवाज़ भी उठने लगी है कि राहुल गांधी को नेता मान लिया जाए और राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की कोशिश की जाए। हालांकि विपक्ष एक साथ आने के लिए, एक मंच पर खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन क्या वास्तव में ये छवि बनाने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से इस यात्रा के जरिए? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के अपने लिए पाठशाला हो सकती है कि राजनीति को सीखे, भारत की ज्योग्राफी को सीखे, भारत के क्षेत्रों को देखें और लोगों से मिले। लेकिन उस भारत जोड़ो यात्रा में बड़ी विभिन्न तरह की कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तो ये है जो भारत जोड़ो यात्रा के उद्देश्य का विरोधाभास थी। राहुल गांधी जी का कांग्रेस को लोग ये कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा देश के एक एक नागरिक से मिल करके उनकी भावनाओं को समझ सके, पार्टी की नीतियों को उनको बता करके और सरकार की नीति के खिलाफ उनको बता करके उनको अपने 2024 के चुनाव के लिए कांग्रेस के समर्थन में लेकर के आना है। लेकिन ये तब संभव होगा जब जनता से संवाद होगा। जहाँ जनता से संवाद होता है वहाँ कॉन्ट्रोवर्सी आ जा रही है। कांग्रेस के लोग खुद ही कॉन्ट्रोवर्सी करते रहे, राहुल गांधी की सिक्योरिटी में कमी हुई। अब आप जब जन संवाद कीजिए, जनता के बीच सड़कों पर मिले तो जनता आपसे अगर मिलेंगे नहीं तो भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य कैसे पूरा होगा? और अगर उद्देश्य पूरा हो रहा है तो आप उसको सिक्योरिटी को लेकर कंट्रोवर्सी पैदा करते रहे। सरकार जो है सिक्योरिटी पूरी तरीके से नहीं दे पा रही है, उन्हें सिक्योरिटी में चूक कर दे रही है। तो ये दो विरोधाभास की चीजें हैं। भारत जोड़ो यात्रा एक अच्छी यात्रा है और इस देश में यात्राओं ने, आंदोलनों ने राजनीतिक परिवर्तन दिया है। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा कितना परिवर्तन लाएगी ये आने वाला समय है। बिल्कुल, ये आने वाला वक्त बताएगा और देखने वाली बात होगी। एसएन जी, देखिए दिलीप जी ने कहा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, ये साफ है, क्योंकि अब चाचा भतीजे भी साथ आ गए हैं, परिवार एक हो गया है। आप जितनी आसान राह या डगर समझ रहे हैं उतनी आसान है नहीं। देखिए, जब एक परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदाय वाली पार्टी को प्रदेश की जनता नकार दी हो और प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, प्रदेश में रैपिड रेल बन रहा है, अमूल की फैक्ट्री लग रही है, सैमसंग की कंपनी लग गई, खाद के कारखाने चल रहे हैं, जब विकास के हजारों कार्य हो रहे हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं धरातल पे आ रही है और एक ऐसा प्रदेश का नेतृत्व कर रहे मुख्यमंत्री हैं जो साधु हैं, जो सन्यासी हैं और कहा जाता है वृक्ष कबहुनी फल बके, नदी न संचय नीर परमारथ के कारण साधु धरासरी, जो सबके लिए कार्य कर रहे हैं और जो सिर्फ परिवार के लिए कार्य कर रहे हैं। आज भी डिबेट
समाजवादी पार्टी के लोग किस पे करते हैं? आज जातिवाद पे डिबेट करते हैं, एमवाई फैक्टर पे डिबेट करते हैं और चाचा पे डिबेट करते हैं। और चाचा भतीजे से प्रदेश के लोगों को क्या लेना? आदरणीय हमारे मित्र बड़े भाई अभी थे, उन्होंने वो कह रहे थे चुनाव हारने की, तो मैं याद दिलाना चाहूंगा 2014 से लगभग 22 चुनाव समाजवादी पार्टी के लोग छोटे बड़े उत्तर प्रदेश में हार चुके हैं। देश में समाजवादी पार्टी का कोई स्थान नहीं, गुजरात में आपका कोई स्थान नहीं, एमसीडी में आपका कोई स्थान नहीं, हिमाचल में कोई स्थान नहीं। इस नाते जो जब खुद की साइकिल पंचर हो गई है तो एक मजबूरी वाली मजदूरी होती है और एक जो है स्वाभिमान वाली मजदूरी होती है। आप मजबूरी की मजदूरी करने चले, आप राहुल गांधी जी से कहते हैं कि हम आपके साथ रहेंगे, राहुल गांधी लेकर कहते हैं कि वो राष्ट्रवादी पार्टी तोड़े रहे, वो तो मजबूरी वाली पार्टी है, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। ये कौन करता है? जिससे आप मांगने जाते हैं और जिसके साथ मिलकर आप चुनाव लड़ चुके होते हैं। मान जी के साथ आप चुनाव लड़के देख चुके हैं और चाचा पहली बार थोड़े और न चाचा किसी दुकान से खरीद कर आए। ये प्रदेश की जनता भी जानती है, स्वयं अखिलेश यादव भी जानते थे कि वो उनके चाचा हैं। चाचा का अपमान भी आप किए और चाचा का सम्मान भी आप कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं लेना देना। 2014 में चाचा आपके साथ थे, क्या हुआ? प्रदेश की जनता ने इस अहंकारवादी सरकार को हटाया और एक सरकार को लाया। हमारा दायित्व बनता है। कपिल जी बताइए भाई, पूरा विकास हो गया उत्तर प्रदेश में, सब कुछ आ गया, आपके पास तो मुद्दे नहीं बचे, आप कौन से मुद्दे लेकर के जाएंगे जनता के सामने कि साहब हम ये करेंगे? जन जन तक पहुंचाएं। कहिए थोड़ा भाषण कम करें तो फिर हम भी अपनी बात रखें। भाई आपके पास तो कोई मुद्दे ही नहीं बचे, सब तो हो गया यूपी में। देखिए इसीलिए तो बता रहे हैं कि जब हमारे यहाँ माननीय मोदी जी का जन्मदिन मनाया जाता है तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता अगरबत्ती और दिया लेकर के दीपक जलाती है, मोमबत्ती जलाती है और बेरोजगारी दिवस मनाती है। और सबसे बड़ी बात कि ये गड्ढा मुक्त सरकार जो है पहले से रोड कर रही थी और आज तक गड्ढा युक्त सड़कें हटा ना पाई, बल्कि सारी जो सही भी सड़कें थी वो गड्ढा युक्त हो गई। आपने खुद देखा कि पूरा बारिश में जो है वो लखनऊ से लेके गोरखपुर और गोरखपुर से लेके प्रयागराज, आगरा और मेरठ सब जलमग्न हो गया एक बारिश में। और आपने इनके भ्रष्टाचार की भी रील देखी कि जो इन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 26,000 करोड़ की लागत से बनाया था, पहले ही बारिश में नीचे धंस गई और 6.5 लाख करोड़ रुपए का एएमयू सिग्नेचर करने वाली 100 करोड़ धरती पर नहीं उतार रहे। ये भी देखा और देश ने ये भी देखा कि जब हर तरफ से विफल हो गए तो एक झूठा प्रचार और प्रसार के लिए इन्होंने मंत्रियों को घूमने का हमारे टैक्सेशन के पैसों को खराब करने का एक नया प्रोग्राम बनाया और ये चले गए यात्रा करते हुए कैलिफोर्निया तक और कैलिफोर्निया में 35,000 करोड़ रुपए की एक एएमयू सिग्नेचर है जो कि विश्वविद्यालय स्थापित करेगी 5,000 एकड़ में और वो वहां पर केवल 20 कमरे में यूनिवर्सिटी चला रही है और वहां पर जो यूनिवर्सिटी चला रही है उसको अमेरिकन गवर्नमेंट ने काली सूची में रखा है। ये काली सूची से करने वाले लोग हैं, ये तो ईमानदार लोग हैं ना, इनके पास ना नहाने को कुछ है ना निचोड़ने को कुछ है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि भ्रष्टाचारी लोग हैं और भ्रष्टाचार आपके सामने है कि किस तरीके से ये यहाँ पर नियोजन लेकर के आ रहे हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट लेकर के आ रहे हैं। चलिए खैर, कपिल जी आप भी गए थे भाई, आप भी गए थे विदेशों में और आप परिवार के साथ गए थे, ऐसा नहीं है। तो ये जो सिलसिला चला आ रहा है, दरअसल भारतीय जनता पार्टी इन्हें पहली बार नहीं किया है ऐसा। ये जो सिलसिला चाहे विदेश जाने का हो या जो भ्रष्टाचार का है, ये अनवरत जारी रहता है, लेकिन अनवरत जारी रहे। हाँ, लेकिन जनता के बीच में अपनी बात कौन अच्छे से पहुंचा पाता है और जनता की कौन सेवा बेहतर तरीके से, थोड़ी सी भी बेहतर तरीके से कर सकता है, ये देखने वाली बात होती है और जनता उसी को पसंद करती है। ठीक है कपिल जी, ठीक है, समय के अभाव के चलते चर्चा को यहीं पे विराम देना पड़ेगा। कपिल जी, सिंह जी और दिलीप यशवर्धन जी, आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार जिस तरीके से अब मिशन 2024 में बीजेपी जुट गई है और आज इसी कड़ी में आज बीजेपी की अहम बैठक मानी जा रही है। चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।